हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये सीरीज को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आप सभी के लिए बना दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और क्वेश्चन है पहला, जैव ईंधन अल्कोहल के कौन से दो रूपों का मिश्रण है? ठीक है, जैव ईंधन अल्कोहल के कौन से दो रूपों का मिश्रण है? इथेनॉल और मेथनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, मेथनॉल और प्रोपेनॉल, मेथनॉल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, इथेनॉल और मेथनॉल। ठीक है, जैव ईंधन में प्रयुक्त अल्कोहल के दो प्राथमिक रूप कौन कौन से हैं? इथेनॉल और मेथनॉल। ठीक है, याद रखिए इसे। अगला है, एक ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 अवशोषित करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो CO2 है वो क्या अवशोषित करती है? गर्मी को, नमी को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो ग्रीन हाउस गैस CO2 क्या करेगी? गर्मी को अवशोषित करती है। CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण यानी कि गर्मी को अवशोषित कर लेती है तथा उसे वायुमंडल में रोक लेती है और ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है, जिससे यह गर्म हो जाता है। ठीक है, याद रखें। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी? ये बहुत बड़ी एक घटना हुई। ठीक है, और इस घटना के लिए हमने बात भी की थी, शायद हमारे पहले वीडियो में भी डिस्कस हुआ था। इसको लेकर काफी चर्चा में भी ये चल रहा था अभी, क्योंकि इसका जो यूनियन कार्बाइड का इसका जो कचरा था ये, इसको भी जलाने की बात हो रही थी। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी? पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइड, सोडियम आइसोथायोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए, सभी जो विकल्प हैं वो लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड। यानी कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि आपके 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी भोपाल में। ठीक है, यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, ठीक है, वहां पर क्या है कि ये मतलब गैस का रिसाव हो गया था, MIC जो गैस है, और इससे क्या है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखें इसको, एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मोस्टली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। अगला है, पारिस्थितिकी की प्रथम आवश्यकता है, यानी कि फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की सबसे पहली आवश्यकता क्या है? पानी, ऊर्जा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए, पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम जो है उसमें सबसे पहली नीड जो होती है, सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वो होती है ऊर्जा की। किसकी होती है? ऊर्जा की। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। मुख्य रूप से सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा जीवन की प्रक्रियाओं को ईंधन प्रदान करती है और संपूर्ण प्रणाली को क्या करती है? बनाए रखती है। ठीक है, मलों का एक प्रकार है। अब देखिए, इसमें एक चीज और हम नोटिस कर पा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो लगभग चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे लगभग हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ कि जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए, जो आपकी पहले पात्रता परीक्षाएं हुई हैं और 2020 में जो हुई, अभी 23 में जो 24 में आयोजित हुई आपकी पात्रता परीक्षा, इनमें क्या है कि क्वेश्चन के जो ट्रेंड है वो थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब पूछने लगा है आपसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मलों का एक प्रकार है खाना, जानवर, चिड़िया और मकान। अगर इस बारे में हमें पता है तो ही हम इसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम सीधा तुक्का मार के आएंगे। तो मलों का क्या है? एक घर का टाइप है। किसका प्रकार है? घर का प्रकार है। डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलोका जो है एक पैतृक लंबा घर है जिसका उपयोग अमेजन के मूल निवासियों द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से कोलंबिया और ब्राजील में इस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते,
लेकिन जमीन पर फैले हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? बेल, लता, जड़ी बूटी और झाड़ियां। क्या कह रहा है कि कमजोर तने वाले पौधे जो क्या होते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं सीधे, और क्या होते हैं, जमीन पर मतलब लेटे रहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके लता कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लता कहलाते हैं। ठीक है। अगला है दंत चिकित्सक, यानी कि डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो दंत चिकित्सक दांत के दर्द निवारण के लिए किस तरह के फल खाने के लिए कहेगा? सूखे फल, शुष्क फल, ताजे फल, खट्टे और रसदार फल, मीठे और गूदेदार फल। तो जो दंत चिकित्सक है, वो दांतों के निवारण, दर्द निवारण के लिए खट्टे और रसदार फल खाने के लिए कहेगा। ज्यादातर ऐसे फल जिनमें विटामिन सी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो दंत चिकित्सक सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और संतरे जैसे फलों की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इनमें पानी, विटामिन और लार को उत्तेजित करने की उच्च क्षमता होती है, जो कि दांतों को साफ करने और एसिड को बेअसर करने में मदद करती है। ठीक है। अगला है बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी 1 की, विटामिन बी 2, प्रोटीन और एंजाइम्स। तो बेरी बेरी जो रोग है, वो विटामिन बी 1 की कमी से होता है, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। ठीक है, बी 1 विटामिन को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। इसका एक नाम ये भी है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा कि बंदर, शेर और चूहे का घर क्रमशः है। यानी कि बंदर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है और चूहा कहाँ रहता है। ठीक है, तो बंदर की बात करें अगर हम, तो पूछा जा रहा है बंदर कहाँ रहेगा आपका? घोंसला, पेड़, गुफा, ये नहीं होगा। गुफा, बिल, पेड़, ये नहीं होगा। तो बंदर पेड़ पे रहता है। ठीक है। दूसरे पर है सिंह, यानी कि शेर। शेर गुफा में रहता है और चूहा बिल में रहता है। ठीक है, तो सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ को देख लें, बिल पहले आ गया, नहीं ये भी नहीं होगा। तो याद रखें आपका, ये सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से थोड़ा देख लिया करें। जल्दबाजी में थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है। चलिए, अगला है हेरमेस किसके द्वारा एक मिशन है? स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन की हम बार बार आपसे चर्चा करते हैं कि अंतरिक्ष से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बहुत ही एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेरमेस किसके द्वारा एक मिशन है? नासा, डीआरडीओ, जाक्सा और इसरो। तो हेरमेस जो है वो नासा के द्वारा भेजा गया एक मिशन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गेटवे पर उड़ान भरने वाले पहले अनुसंधान पेलोड में से एक हेरमेस को नासा के हेलियोफिजिक्स डिवीजन द्वारा सौर कणों और सौर हवा का निरीक्षण करने के लिए विकसित किया गया है। अगला है भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? द फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री भारत में कहाँ ओपन की गई? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। तो पहली उर्वरक कारखाना जो फैक्ट्री खोली गई, वो रानीपेट आपके तमिलनाडु में खोली गई। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका है? उपसतह ड्रिप तंत्र, चैन पंप, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। पारंपरिक तरीके की बात हो रही है, तो पारंपरिक तरीके में आपका आएगा चैन पंप। ठीक है। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में खाई, यानी कि चरखी प्रणाली जिसे कहते हैं, चैन पंप या ढेकली का उपयोग शामिल है, जिनमें से सभी में पानी को निचले स्तर से उच्च स्तर तक उठाया जाता है। ठीक है। अगला है चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कैसा तापमान होना चाहिए और जलवायु की आवश्यकता कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो गर्म, यानी कि आपका ठंडा पाला वाली, ठंडा पाला रहित, पोस्ट पाला रहित, पोस्ट यानी कि वार्म पोस्ट फ्री। तो आपके लिए यहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो गर्म और पाला रहित होना चाहिए। ठीक है, तो डी आपका इसका आंसर हो जाएगा, पोष्ण और पाला रहित। अगला है विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में चीन है। कौन है? चीन है। और फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है भारत। अगला है क्षमता, यानी कि कैपेसिटी के आधार पर किस स्टेडियम को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लॉर्ड्स और ईडन गार्डन्स। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद गुजरात में है,
और ये विश्व का सबसे अधिक क्षमता वाला कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। ठीक है, याद रखें, अभी हाल ही में बना हुआ था और इसमें एक प्रोग्राम भी आयोजित हुआ था और इसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी आए हुए थे। ठीक है, चलिए, कौन सा शहर ताज ट्रेपेजियम का हिस्सा नहीं है? आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और गाजियाबाद। तो गाजियाबाद जो है वो ताज ट्रेपेजियम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें आपका आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर, ये चारों शामिल है। ठीक है, पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि ताज जो ट्रेपेजियम है इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो फिरोजाबाद शामिल है, मथुरा शामिल है, आगरा शामिल है और आपका राजस्थान का भरतपुर शामिल है। और भरतपुर की बात हुई थी और इसी सीरीज में एक बार डिस्कस भी हुआ था कि केवला देव घाना पक्षी जो बिहार है, वो अभयारण्य है यहाँ पर भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर साइबेरियन साइरस आते हैं। ये जो आपकी सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी परीक्षा में, अगर आप इसको अच्छे से पूरी वीडियोस को और पूरी सीक्वेंस वाइज अगर आप इन्हें देख रहे हैं, एक कंप्लीट अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको सामान्यतः किसी किताबों में इधर उधर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा ऐसा आपदा नहीं है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती है? युद्ध, भूकंप, दावानल और भूस्खलन। तो देखिए, बाकी के बी और सी और डी, ये तो ऐसे हैं जिनमें दोनों का रोल होता है, नेचर का भी रोल है और मनुष्य का भी रोल है, जिसकी वजह से ये तीनों घटनाएं घटती हैं। लेकिन युद्ध में प्रकृति का कोई रोल नहीं है, ये तो मनुष्य के अनुसार ही होगा। जब हम चाहेंगे, किसी भी देश पे किसी देश ने कोई मिसाइल दाग देता है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान में युद्ध चल रहा है, तो ये किसके अनुसार है? ये तो मानव निर्मित है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में भीड़ वाले भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से शहर के बाहर स्वच्छ क्षेत्रों में लोगों के जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आजकल लोग आप देख रहे होंगे, आप भीड़ भाड़ क्षेत्र से हटकर दूर शहर से बाहर स्वच्छ एरिया में, मतलब फार्म हाउस टाइप में अपनी क्रिएट कर रहे हैं, और इसको क्या कहा जाता है? नगरीकरण, उपनगरीकरण, ग्रामीणीकरण और स्थानीयकरण। तो इसे कहा जाता है सब अर्बनाइजेशन, उप नगरीकरण। ठीक है, बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या जलवायु, मृदा, वन क्षेत्र, संसाधन, वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? यानी कि किस मैप पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी? फिजिकल मैप यानी कि प्राकृतिक मानचित्र पर, राजनीतिक मानचित्र पर, आर्थिक मानचित्र और सामाजिक मानचित्र पर। तो प्रकृति से संबंधित जितनी भी समस्त चीजें हैं वो फिजिकल मैप यानी कि प्राकृतिक मानचित्र पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो फिर ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक भी किया करो और जो भी साथी शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी किया करो। चलिए, फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।